ओके भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और तबीयत से ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूएस डॉलर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये पाकिस्तानी, और इसमें ऐसा क्या खास बात है, और ये जो डॉलर भाई साहब भाई इतने ताकतवर कैसे हुए। डॉक्यूमेंट्री टाइप तो हम लोग पहले देखने वाले हैं, पर चलो नई चीजें हमेशा ट्राई करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो आने वाली है रजा समूह की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे बना अमेरिका दुनिया का दादा, कैसे बन गया डॉलर इतना पावरफुल कि दुनिया के सारे मुल्कों को अब डॉलर ही रिजर्व में चाहिए। ये डॉलर जब नहीं था तो तब क्या था, पैसों से पहले क्या था, लोग ट्रेड किस तरह से करते थे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे पैसों। वही मैंने कहा ना, ये डॉलर भाई साहब इतने ताकतवर हुए कैसे। शुरू में तो नहीं होगा ना, पहले शुरू से भाई के डॉलर ही का सफर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग ट्रेड पहले किस तरह से करते थे और अब जो डॉलर की एक डोमिनेंस है दुनिया में वो एआई क्यों है। अगर दिमाग में सवाल उठे कि पैसों से पहले, पेपर मनी से पहले, बल्कि कॉइन से भी पहले लोग किस तरह कारोबार करते थे, क्या एक्सचेंज करते थे, किसके बदले एक्सचेंज करते थे, तो इसका जवाब है कमोडिटी मनी। 3000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक ट्रेड सारा मैंने अंदाजा लगा रहा था दिमाग में। कमोडिटीज को एक्सचेंज करके ही होता था। जैसे मेसोपोटामिया में ग्रेन और बार्ले यूज किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस तो अपने कैटल को भी करेंसी की तरह यूज किया करते थे। मानो अगर आप उस जमाने बिल्कुल कोई भी अगर वैल्यूएबल है तो उसको शायद इस्तेमाल कर सकते हैं। के इजिप्शियन है और डॉक्टर ने आपका इलाज किया है तो बदले में डॉक्टर साहब को बकरी देती। प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको वे किया जाता था, इनका वजन किया जाता था, इनको मेजर किया जाता था और इनमें भी ट्रेड हुआ करता था। चाइना और अफ्रीका में 2000 बीसी से लेके 600 बीसी तक काउरी शेल्स को भी एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज किया जाता था। नमक, जी हाँ नमक, रोमन एम्पायर में तो नमक यानी सॉल्ट की इतनी वैल्यू हुआ करती थी। अभी तक भी नमक की खदानें कितनी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नमक है भाई। कि रोमन सोल्जर्स की सैलरीज भी सॉल्ट की शक्ल में ही दी जाती थी और इस सारे सिस्टम को बोलते थे सैलरी का टाइम आ गया जी, नमक दे रहे हैं। बार्टर सिस्टम, यानी तुम मुझे ये चीज दो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा। इसी तरह ये लेन देन लगी रहती थी। शर्त यह है कि जो कमोडिटी है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे कोई पत्थर उठा के उसको आप एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं। वही मैंने कहा ना, कोई भी अगर चीज को आप मतलब अगर करेंसी इस्तेमाल करो तो उसकी वैल्यू यूज कर सकते थे। जो भी कमोडिटी है उसका वजन किया जाता था, वो कितनी चीज रेयर है और कितने काम की है, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी एक कीमत लगाई जाती थी। जैसे ही दुनिया ने मजीद तरक्की की और ट्रेड बढ़ने लगा तो एक ऐसी करेंसी की जरूरत पड़ गई जो पोर्टेबल भी हो, जिसको उठा के यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके और थोड़ी कन्वीनियंट भी हो। अब खुद देखें, आपकी जेब में 5000 रुपए अगर पड़े तो ये पोर्टेबल है, आप इनको यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हो, अपनी जेब में डाल सकते हो। आज अगर आपको उन 5000 में से 3000 के जूते लेने पड़े तो 2000 आपको बकाया मिल जाएंगे। अब आप सोचें, यही अगर आप पुराने जमाने में होते तो क्या करते? 5000 रुपए की बकरी लेके जाते अपने साथ। सोचो तब आपने 3000 रुपए के जूते ले लिए तो बकाया किस तरह लेते? 2000 रुपए की टांगे वापस करो भाई मारी। लो भाई, ये मेरी बकरी है 5000 की, सिर्फ आए इसके वापस कर देना। वो 2000 के होंगे तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सारे मसले ही हल हो गए जब पहला मेटल कॉइन बना। जी हाँ, एक सिक्का, पहला सिक्का 600 बीसी में लिडिया में बना, मॉडर्न जमाने का तुर्की। आज का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी फाउंडेशन समझ लो उसी दिन ही रखी गई थी जिस दिन पहला सिक्का बन गया था। ट्रेड की दुनिया में रेवोल्यूशन आ गई थी। जाहिर है अब काम आसान हो गया। एक सिक्के की स्टैंडर्डाइज वैल्यू भी थी, ऊपर से वो ड्यूरेबल भी था, है ना भाई। बकरी को तो कभी भी कुछ हो जाए, वो बीमार हो जाए, कोई जानवर खा ले, ऊपर से सिक्का पोर्टेबल भी होता है, साइज भी उसका छोटा होता है और जैसे कि आपको पता है साइज तो मैटर करता ही है। इजी टू कैरी। फिर बकाया वकाया का भी कोई मसला नहीं है, चेंज भी इजीली हो सकते थे। और सिक्के की जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी वो डिपेंड करती थी कि सिक्का किस मटेरियल से बना है। गोल्ड का है, सिल्वर का है, इलेक्ट्रम का है, इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रम भाई, न्यू मेटल, अरे एक कमाल देखो। मटेरियल से सिक्के बनते थे और जो मटेरियल जितना रेयर होता था उतना ही वो महंगा होता। और ये सिक्कों वाला जो सिस्टम था इतना एफिशिएंट था कि पूरी दुनिया ने इसको कबूल कर लिया। पर्शिया, चाइना, रोम, इंडिया सब ने अपने सिक्के बनाना शुरू कर दिए। ये सब ऐसे ही चल रहा था कि 7वीं सेंचुरी चाइना में कुछ ऐसा हो गया कि गेम ही बदल गई। टैंग डायनेस्टी ने पहली दफा बैंक नोट बनाया। जी हाँ, पेपर मनी। कहने को उस कागज के टुकड़े की तो कोई अहमियत नहीं थी, उस नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई नहीं थी क्योंकि वो तो कागज का टुकड़ा था, लेकिन उसकी अहमियत इसलिए थी क्योंकि उसको गवर्नमेंट की बैकिंग थी। भाई गवर्नमेंट ने बोला है कि 5000 का नोट है तो है, आप भी मानते हो, हम भी मानते। चाइना में मानना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। टैंग डायनेस्टी के बाद जब सोंग डायनेस्टी आ गई तो उसने भी पेपर मनी को तहे दिल से कबूल कर दिया। ऐसे नहीं किया उन्होंने कि भाई हेलो ये हुकूमत बदल चुकी है, पिछली वाली की सारी पॉलिसियां जो है वो फारिग है, ये नहीं किया उन्होंने। बल्कि उन्होंने तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ अपनी करेंसी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा याओजी। इस करेंसी पे वो सील भी लगाते थे, जी हाँ, ठप्पा भी लगाते थे ताकि उसकी कोई नकल न बन सके। उसके बाद फिर मंगोल एम्पायर आई। कुबलाई खान ने तो अपने पूरे एम्पायर में पेपर
मनी को प्राइमरी करेंसी बना दिया। मार्को पोलो जो कि एक वेनिस का एक्सप्लोरर था, राइटर था, वो जब चाइना आया उसने कुबलाई खान की हुकूमत में पहली दफा पेपर करेंसी देखी, नोट देखे, वो तो हैरान ही हो गया क्योंकि ऐसी कोई भी चीज यूरोप में थी ही नहीं। उसने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में बड़ी डिटेल से लिखा कि ये कुबलाई खान जो पेपर करेंसी यूज कर रहा है इसके बड़े फायदे, ये एक इकोनॉमिक स्टेबल सिस्टम को पैदा करती है। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने ये पेपर मनी का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप को दे दिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इतने सालों गुजरने के बाद 17th सेंचुरी में जाके स्वीडन एक पहला ऐसा मुल्क बना जिसने अपना बैंक नोट बनाया। मतलब इतना टाइम जाया कर दिया, उतने में बोलो कितना आगे एडवांस कर गए होंगे। 1694 में इंग्लैंड ने भी ये फॉलो किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने पेपर मनी को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक सवाल आता है दिमाग में जो है तो बचकाना लेकिन जेन्युइन सवाल है, वो ये कि अगर ऐसा ही है तो फिर जो मुल्क गरीब है वो तो पैसे छापता जाए, प्रिंट करता जाए, वो अमीर मुल्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा ये सब करने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। चलो इसके अंदर घुस के समझते हैं। 1971 महीना पड़ेगा वरना तो हम प्रिंट करने वाले थे। से पहले जितने भी मुल्क हुआ करते थे उनकी करेंसी जुड़ी होती थी गोल्ड से। गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता था, मतलब जिस मुल्क के पास ज्यादा गोल्ड है वो उतना पैसा प्रिंट कर सकता है। मोर गोल्ड मोर मनी, लेस गोल्ड लेस मनी, वेरी सिंपल। और गवर्नमेंट्स जो है वो एक्सचेंज का एक फिक्स्ड रेट रख देती थी, जैसे $1 से अब 0.133 तोला गोल्ड ले सकते। तो यानी उस वक्त में अगर कोई भी बैंक चला जाता और $1 दे देता तो उसको 0.133 तोला गोल्ड मिल जाता था। चलो ये बातें तो यहाँ तक समझ आती हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो US डॉलर है वो क्यों ग्लोबली डोमिनेंट हो गया। एक लोकल करेंसी से पूरी दुनिया पे राज कैसे कर रहा है ये डॉलर। ये सब डॉलर का टक्कर आखिर कैसे हो गया भाई? लीरा क्यों नहीं, रुपया क्यों नहीं, रियाल क्यों नहीं, डॉलर ही आखिर क्यों? आ जाओ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 1879 क्या उनके पास ज्यादा गोल्ड है? में यूएस ने भी गोल्ड के साथ अपने डॉलर को जोड़ दिया था, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को वो भी फॉलो कर रहा था। हर डॉलर के पीछे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड की बैकिंग होती थी। इस तरह डॉलर जो है वो एक ट्रस्टेड स्टेबल करेंसी बन गई। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मसला आ गया। यूएस के इकोनॉमिक हालात कुछ इस तरह थे कि ये जो गोल्ड पे रिलायंस थी ये यूएस को खटकने लगे। हुआ कुछ ऐसा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ के कमजोर हो चुकी। ये हर जगह वॉर क्यों आ जाती है, मेरा पीछा नहीं छोड़। मीनवाइल अमेरिका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि जब यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि भाई अब ये गोल्ड के साथ हम जुड़ना नहीं चाहते, अपने को नोट छापना है क्योंकि पैसे नहीं है। शुरू। हाँ जी, तो बात हो रही थी यूएस की। 1933 में आया यूएस में एक ग्रेट डिप्रेशन। यूएस के सारे बैंक्स बुरे तरीके से फेल हो रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर गई थी, बेरोजगारी स्काई रॉकेट वॉल ऑफ स्ट्रीट जो देखी थी कर गई थी। लोगों का इस फाइनेंशियल सिस्टम पे जो भरोसा था, यकीन था, वो टूट गया था। और जब आपका स्टॉक मार्केट इस तरह से क्रैश करता है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, तो फिर होती है डिफ्लेशन। इतनी सस्ताई कि हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। दोस्तों ये कोई अच्छी चीज नहीं है। चीजें इतनी सस्ती मिलेंगी तो बिजनेस प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो ये इंतहा दर्जे की डिफ्लेशन भी बुरी है, इंतहा दर्जे की इन्फ्लेशन भी बुरी है। उस दौर के यूएस में इकोनॉमिक जिसके कोई बिजनेस नहीं है उसके लिए डिफ्लेशन ठीक है। अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपना पैसा अपने पास ही रख रहे थे। पैसा मार्केट में फ्लो नहीं कर रहा था, डिमांड नहीं बढ़ रही थी। अब आप बताएं, जब डिमांड कम हो जाए तो बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिर बिजनेस यही करते हैं कि वो ज्यादा सस्ती कर देते हैं चीज के, भाई कोई तो ले ले। अब जब बिजनेस इतना सस्ते में काम करेगा तो वो प्रॉफिट कैसे करेगा? वो तो नुकसान में ही जाएगा। तो ऐसे में कोशिश ये होती है कि महंगाई बढ़ाई जाए, इन्फ्लेशन की जाए और पैसे को किसी तरह सर्कुलेशन में लेके आया जाए, डिफ्लेशन का उलट लाया जाए, इन्फ्लेशन। यूएस इन क्राइसिस से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि बीच में जो रुकावट बन रही थी वो था गोल्ड स्टैंडर्ड। वो ये रहा था कि लोग पैनिक कर गए थे और वो जाके बैंक से अपना गोल्ड विड्रॉ कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे। इतना मैसिव गोल्ड का आउटफ्लो हो गया कि समझ लो हुकूमत ही गरीब हो गई, क्योंकि रिजर्व में जब गोल्ड ही नहीं है तो करेंसी को बैक कैसे करना है? सारे बिजनेसेस कोलैप्स कर चुके थे, बेरोजगारी 25% तक बढ़ चुकी थी। ऐसे में जो यूएस के 32nd प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक नया लॉ पास किया। खत्म कर दो, हमारा गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। उस लॉ के मुताबिक यूएस ने गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी को सस्पेंड कर दिया। रिलायंस खत्म नहीं की, कन्वर्टेबिलिटी पे सस्पेंशन लगा दी, यानी कि अब कोई भी आके ऐसे नहीं कर सकता कि पैसे दे दे और गोल्ड बैंक से लेके चला जाए। डॉलर से गोल्ड कन्वर्ट अब नहीं हो सकता। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया 6102, जिसके मुताबिक गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स ओन करना इलीगल हो गया। ज्वेलरी अगर आपके अरे इलीगल क्यों पास है तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन गोल्ड कॉइन्स और बार्स आप ओन नहीं कर सकते। और लोगों को ये ऑर्डर दिया कि भाई एक और भी तो चीज थी ना,
और खैर छोड़ो, और चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एज पॉसिबल जाओ और अपना गोल्ड हुकूमत को सेल कर दो $20.67 पर आउंस में। अब जरा इन पॉलिसीज पे गौर करना कि कैसे एक स्मार्ट लीडर अपने मुल्क को इतने बुरे हालात से बचा रहा है। ठीक 1 साल बाद उसने एक और लॉ पास किया, द गोल्ड रिजर्व एक्ट। अब इस लॉ के हिसाब से जो गोल्ड की पुरानी कीमत थी $20.67 पर आउंस, उसको बढ़ा के $35 पर आउंस कर दिया। गोल्ड महंगा कर दिया। उससे हुआ ये कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो गिर गई। मतलब पहले तकरीबन $20 में 1 आउंस गोल्ड मिल रहा था, अब $35 में 1 आउंस गोल्ड मिल रहा है। तो अब यूएस ट्रेजरी में समझो डॉलर ज्यादा हो गए, अब बैंक्स के पास भी ज्यादा पैसा आ गया, यानी कि अब वो बिजनेसेस को लोन भी दे सकते थे। और क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो बिजनेसेस अब प्रॉफिट भी कर सकते थे। यानी अब महंगाई पे पहली बार कोई खुश हो रहा है। दोबारा से पैसा सर्कुलेशन में आने लग गया और इसी तरह हालात बहुत बेहतर हो गए। अब क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा था, यानी जिसके पास ज्यादा सोना वही बादशाह। तो 1944 तक दुनिया के 75% से ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास ही थे। बादशाह कौन हुआ? यूएस। 20,000 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व था यूएस के पास। सोचें इससे डॉलर मैट्रिक टन पता नहीं कितना होता होगा, कितना पावरफुल हो गया होगा। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का डॉलर एक बहुत पावरफुल करेंसी बन चुकी थी। और फिर 1944 में हुआ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, जिसमें बहुत सारे ममालिक मिले और उन्होंने यूएस डॉलर को एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी चुन लिया। मतलब अब कंट्रीज अपने रिजर्व में गोल्ड रखने की बजाय डॉलर रख सकते थे। और तभी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का भी जन्म हुआ। उसका काम यही था कि ग्लोबली जो भी मुल्क सफर कर रहे हैं इकोनॉमिकली, उनको हेल्प करना, उनको पैसे देना उधार। लेकिन ऐसे नहीं देता IMF। सफर ट्रैवल कर रहे हैं क्या? पैसे नखरे भी करता है, वो शर्तें भी अपनी रखता है। भाई पैसे दे रहा हूँ लेकिन ये करना है, ये नहीं करना। वर्ल्ड बैंक का भी जन्म इसी तरह हुआ था। उसका काम था जो वॉर टोन कंट्रीज हैं, जहाँ जंगों की वजह से हालात खराब हो गए, उनकी मदद करना। अब ये वर्ल्ड बैंक IMF ये तो आपने बहुत सुना होगा यार न्यूज में। ओके भाई लोग, पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैंने कहा चलो खत्म करें। बाकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो फिर आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, वीडियो का डायरेक्ट आप जाके जाने से देख सकते हो। और लाइक फॉलो करते ना उनको जरूर, मेरी खैर है, कोई पता नहीं, बस आप लोग देखना है बहुत। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली सी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।